हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में अभी लॉकडाउन चल रहा है और एजुकेशन, पूरा स्पेशली एजुकेशन, हमारे स्कूल वगैरह सभी बंद हैं। तो आप हमें पहचान रहे हैं, हम सूरज कुमार मेरा नाम है और मैम पूजा मैम है। तो मैम ने काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए जीव विज्ञान का कुछ नोट्स तैयार किया है, जिसे हम दोनों मिलकर आज डिस्कस करेंगे। तो हमें आशा है कि अगर आप इस नोट्स को, इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा ये वीडियो। एंड मैम ने काफ़ी मेहनत किया है, इनका मैम का फर्स्ट वीडियो है आप लोग के लिए। तो आशा करेंगे कि आप मैम को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दें और आगे बढ़ने की भगवान से प्रार्थना करें कि मैम आगे बढ़ें। तो मैम आप बच्चे लोग को हेलो बोल दें। गुड इवनिंग बच्चे लोग। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस विज्ञान 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। मैंने जो नोट्स तैयार किया है वो जीव विज्ञान का कुछ नोट्स है, स्मॉल नोट्स है, इसे भी नोट्स तो कर नहीं सकते, स्मॉल नोट्स है, एक छोटा सा वीडियो जिससे बनाया जा सकता है। तो जीव विज्ञान है, क्योंकि स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है, तो इसे बायोलॉजी यानी जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, लेकिन जो बिहार बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर सीबीएसई वाले थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर उनकी लैंग्वेज हिंदी होती है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी बायोलॉजी समझने में। तो मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान का एक पार्ट है जीव विज्ञान, तो आप जीव विज्ञान का कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैसे कि विज्ञान की वह शाखा है जी, जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जन्म अरस्तु को कहा जाता है। जी। मैम ने बोला कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियां जिसमें जीवन होता है, यानी अगर हम किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चे? अरस्तु है। तो मैम, जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि जीव विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान 2 भागों में बांटा गया है। अब पहला कौन सी विज्ञान है, कौन सा भाग है? पहला है वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। और दूसरा में? दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। यस। जूलॉजी। जैसा कि मैम ने बोला कि जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपका वनस्पति विज्ञान है, जिसे आप इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, और दूसरा जो है आपका जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान है, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। ओके मैम, तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान कहते हैं जैसे पेड़ पौधे। हाँ, जिस विज्ञान में पेड़ पौधे का अध्ययन करने के लिए हो, जिस विज्ञान में आपका पादप पादप में मतलब होता है पेड़ पौधे, तो जिस विज्ञान में पादप का अध्ययन हो या जीव पेड़ पौधे का अध्ययन के बारे में किया जाए, जिस विज्ञान में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाए, उस विज्ञान को आप वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं या बोटनी कह सकते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन थे मैम? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्टस थे। हाँ, वनस्पति विज्ञान का जनक जो थे और थियोफेस्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का यस, अरस्तु को कहा गया है। यस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, तो आपका जो वनस्पति विज्ञान होता है उनका जनक थियोफेस्टस थे, और जो जंतु विज्ञान है उनका जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अच्छा, जंतु विज्ञान किसको कहते हैं? जंतु विज्ञान जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। जी, जंतु विज्ञान आप
जंतु विज्ञान कहने से ही क्या निकल रहा है, जंतु का विज्ञान, यानी जिस विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता हो उस विज्ञान को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, राइट। एंड कोशिका किसको कहते हैं ना? कोशिका सभी जीवों का सबसे छोटी अनुवांशिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो जीवन के सभी मूलभूत कार्य वृद्धि, उपचार एवं प्रजनन करने में सक्षम है। जी, जैसा कि मैम ने बोला कि कोशिका जो है वो किसी भी जीव का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि अगर किसी सूक्ष्म यानी यूनिट इकाई से किसी जीव का बॉडी का संरचना मिलता है तो उसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और क्रियात्मक किसको कहते हैं? जिस यूनिट इकाई से आपका किसी भी जीव का क्रिया होता है उसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी अगर कोशिका संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है, इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका ही हमारे शरीर का वह छोटी सी यूनिट है जिससे हमारी बॉडी का संरचना भी मिलता है और हमारी बॉडी का जितने भी कार्य होता है वो सब एक कोशिका के थ्रू होता है, इसलिए कोशिका को आप क्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं। अच्छा, कोशिका का सबसे पहले खोज कौन किया था? मैं कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क छाल में मृत कोशिका की खोज की थी। हाँ, सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जो 1665 ईस्वी में कॉर्क छाल में मृत कोशिका का, जीवित कोशिका को उन्होंने खोज नहीं किया था। 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का, वो एक मृत कोशिका था। वो कितने में उन्होंने खोज किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ओके मैम, और क्या जानते हैं आप कोशिका के बारे में? कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक के रूप में रॉबर्ट हुक ने जाना जाता है। हाँ, तो कोशिका विज्ञान का जनक जो होता है, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी भी कहते हैं, उसका जनक जो है वो रॉबर्ट हुक है। ओके मैम, और क्या जानते हैं कोशिका के बारे में? आधुनिक कोशिका विज्ञान A.K. शर्मा की कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक जो है वो हमारे A.K. शर्मा को जाना जाता है। सर्वप्रथम कोशिका को खोज किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। कॉर्क छाल में किया था जो मृत कोशिका था। उसके बाद कोशिका विज्ञान, जिसे कि इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं, उसका जनक के रूप में हम लोग रॉबर्ट हुक को जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद आधुनिक कोशिका का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक कोशिका के जनक A.K. शर्मा को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू पूजा मैन नोट्स। ओके, आगे में सर्वप्रथम सजीव कोशिकाओं की खोज ए लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवाणु के अंदर की थी। अतः लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम सजीव कोशिका का खोज ए लीवेनहॉक ने 1674 में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1664 में या 65 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। बट 1674 में ए लीवेनहॉक ने एक सजीव कोशिका का खोज किया जीवाणु के अंदर, इसलिए लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन और श्वसन नामक दो जर्मन वैज्ञानिक द्वारा 1838 और 39 में किया गया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडन और स्वान ने नामक दो जर्मन वैज्ञानिक द्वारा 1838 और 39 में किया था। कोशिका सिद्धांत का जो उत्पत्ति हुई थी, जिसका प्रतिपादन हुआ था, वो दो जर्मन वैज्ञानिकों ने किया था, जिनका नाम आपका था स्वीडन एंड स्वासन, राइट। एंड और मैम, जगत की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा एक PPL और क्लोरोनियात्मक ऑर्गेनिज्म। जगत का नाम थोड़ा सा काफी टेढ़ा है, पढ़ने में मुश्किल हो रही है। जगत की सबसे जो छोटी कोशिका था
वो आपका माइक्रो माइक्रोप्लाज्मा या पीपीएल और फ्लोरोनिमीनिया लारक ऑर्गेनिज्म है, जिसका लंबाई आप कह सकते हैं 0.1 माइक्रोन है। ओके मैम, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण सूत्रमूल का अंडा है, जिसका आकार 16-17 सेंटीमीटर होता है। मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु तथा सबसे बड़ी कोशिका मादा की अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु है। जी, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अगर कोशिका कहीं पाया जाता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसकी लंबाई 16 से 17 नोट 16 से 17 सेंटीमीटर है होता है। और मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु तथा सबसे बड़ी कोशिका मादा की अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु होता है। अब अगर कोशिका का सबसे बड़ा रूप कहा जाएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन मानव में अगर सबसे बड़ा या सबसे छोटा कोशिका का अगर पूछा जाएगा तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है मादा के अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु होता है। यानी नॉर्मल में आप कह सकते हैं कि अगर मानव में कोशिका का पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो अंडाणु होती है। यस मैम। और मनुष्य में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका अपना न्यूरॉन है। यानी मनुष्य में उपस्थित जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। मनुष्य मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल सबसे लंबा होता है, इसलिए यह जीवन पर्यंत तक जीवित रहती है। मनुष्य के मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल सबसे लंबा होता है, यानी ज्यादा होता है, इसलिए यह जीवन पर्यंत यानी जीवन के अंत तक जीवित रहती है। कौन सी? मनुष्य का मस्तिष्क कोशिका। बाकी कोशिका डेड कर जाता है, फिर से नया कोशिका बनता है, टूटता है, जुड़ता है, बनता है, लेकिन जो आपका तंत्रिका कोशिका होता है वो काफी उसका जीवन काल लंबा होता है, इसलिए जीवन के अंत तक एक कार्य करता है और जीवित रहता है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं जी। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका जो होते हैं संरचना के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैं बताएं कुछ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती है। जी, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है। जी, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है। मतलब कोशिका 2 तरह का होता है, एक आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और दूसरा आपका यूकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है। ओके मैम, और क्या जानते हैं इसके बारे में? कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। उसका इसमें आगे कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, जो जीवन भौतिक आधार है। समझे नहीं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं?